जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। ये देखिए क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। जब तक आप रुके नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना स्लो चल रहे हो। रैबिट एंड कछुए की जो रेस है वो पता है ना। कछुआ कितना स्लो चल रहा था लेकिन स्टेडीली चल रहा था, वो रुका नहीं था। और कितना भी आप तेज क्यों ना चल रहे हो लेकिन अगर आप बीच में रुक गए हो तो फिर आपकी हार तय है। इसलिए नो मैटर कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, लेकिन जब तक आप कोशिश कर रहे हो, जब तक आप आपका 100% देने की कोशिश कर रहे हो, तब तक आपके जीतने के चांसेस है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी लेट कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ आपको आपके समय के हिसाब से ज़रूर मिलती है। MM एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और बहुत सारे। मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस में, क्योंकि बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स एंजॉय कर सकते हो GST मिलाकर। तो डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपके साथ ज़रूर रहेगा। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री का नाम, इस कंट्री का कैपिटल, करेंसी और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप भी का फायदा होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 वीक चैलेंज चल रहा है, जहाँ पर हम हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। सुबह 6 बजे लाइव चलता है, सुबह 6 बजे मैं लाइव आता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आपको जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करने के लिए जो भी एक्सरसाइजेस है वो हम वहाँ पर साथ में करते हैं। तो इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज़रूर कीजिए। 2 दिन आपने ऑलरेडी मिस कर दिए हैं, तो यहाँ पर जितने भी बाकी के दिन बचे हैं उसमें आइए, ज्वाइन होइए और जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट कीजिए। आइए आज हम यहाँ पर 18 मई का जो एनालिसिस है वो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज न्यूज़पेपर में क्या खास है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस पर नज़र डालेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की अगर हम फ्रंट इस पर देखते हैं, एक्सप्लेन सेक्शन में देखते हैं, तो आज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे US गाइडेंस, मतलब US की तरफ से ऐसा बोला कि आप सभी को पता है कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली है उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो होता है ना मास्क पहनना, ये लॉन्ग टर्म भी हमें काफ़ी बेनिफिट देता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो, जो जापान है, जापान में एक बहुत ही ख़तरनाक एपिडेमिक आया था, जिसके बाद से उन्होंने जो मास्क है उसको अपने डेली रूटीन में ऐड कर लिया। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलते हैं, इररिस्पेक्टिव कि कोई डिसीज़ है या नहीं है। उसकी वजह से जो कोविड है उसका इम्पैक्ट वहाँ पर कंपैरेटिवली, अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें तो कंपैरेटिवली वहाँ पर कम हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज हमें मास्क का देखने को मिलता है। तो इसलिए मास्क कोई भी डिसीजेज जो होते हैं उसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट ही करता है। तो इसलिए मास्क अभी अभी अगर आप पहनकर भी रहते हो फिर भी यहाँ पर काफ़ी बेनिफिशियल ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है जो इफिकेसी है जो वैक्सीन है उनकी, वो 100% नहीं है, और जब तक 100% नहीं है तब तक होने के चांसेस जो है वो तो होते ही हैं। इससे अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहेंगे तो हम खुद को और बाकियों को भी बचा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला एडिटोरियल जो है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है, कुछ भी खास पॉइंट्स नहीं निकल रहे हैं। नेक्स्ट इस पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो एडिटोरियल है ये हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, ये वाला एडिटोरियल अगर हम देखें तो हमारे एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर मैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडिटोरियल का काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। मतलब इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन आपको पूछा सकता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वायरस इन दी विलेज, देखिए कुछ ही दिन पहले हमने यहाँ पर कवर किया था कि रूरल एरिया में वायरस ने एंटर कर लिया है और वहाँ पर हमारा हेल्थ कवरेज कैसा होना चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से हमने जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में देखा था। यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर हम देखें तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बाकी कुछ भी यहाँ पर ख़ास नहीं है कि हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ हमें पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट खास एडिटोरियल्स नहीं है। देन उसके बाद अगर हम आइडिया स्पेस देखते हैं तो यहाँ पर भी एक भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर वुल्फ ऑफ वॉरियर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, जो बांग्लादेश है उसने क्वाड ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसके लिए चाइना ने उसको चेतावनी दे दी।
उसी के बारे में यहाँ पर बातें चल रही है। तो मतलब यहाँ पर है ना, ये जो मतलब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसी को कवर करते हैं। रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो कुछ खास जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से निकले, उस तरीके की बातें जो यहाँ पर वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका मुझे दुख भी है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे उन्होंने एडिटोरियल्स ऐसे कवर किए हैं जहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। यहाँ पर वो सिर्फ एक सिनारियो बता रहे हैं कि ऐसा 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 हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हमें टैकल करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर इंडिया पर इम्पैक्ट होगा, ये मतलब पुरानी जो चीज़ें हो रही है उसी को रिपीट किया जा रहा है। मतलब ऐसा है कि इनके पास भी ऐसा लगता है कि सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 5-5 पॉइंट इन्होंने याद करके रखे हुए हैं, वही 5-5 पॉइंट को अलग अलग तरीके से बताना शुरू करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना टाइम लग रहा है, अगर हम दूसरी कंट्रीज जो होती है, जैसे अगर चाइना के मुकाबले देखें, किसी भी और कंट्री में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लेट होता है, डिले होता जाता है। चाइना अगर आप देखोगे उस टाइम तक आता है, पूरा हड़कम मचाकर पूरा जो है वो लेकर चल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट निकल कर आता है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बूस्ट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डिले हो रहा है उसको यहाँ पर फटाफट कंप्लीट करना चाहिए। अब इसी को अगर हम अलग अलग तरीक़ा से बताते फिरे कि इंडिया जो है वो लैक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंडिया जो है वो बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है ना, एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीक़ों से बता सकते हैं, और वही चीज़ अगर हम बताकर एडिटोरियल बनाते रहेंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर चिल्ड्रन जो है उनके यहाँ पर हो रहा है, मतलब जो पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक चीज़ निकल सकती है यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाने चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की यहाँ पर कोविड की वजह से अगर डेथ हो रही है, जैसे दिल्ली और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमें देखने को मिला कि वो यहाँ पर जो उनके पढ़ाई का सब कुछ है वो यहाँ पर उनकी तरफ से किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए प्रोग्राम्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं, जो वुमेन हैं, उनके लिए हम यहाँ पर कोई फैसिलिटी लेकर आ सकते हैं, और उसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। अगर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनके लिए, उनके फेवर में, तो यहाँ पर वो किया जाना चाहिए, और आज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो कोविड है उसकी वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी जान जा रही है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके कोलैप्स होने की वजह से, या फिर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका एक्सपोज होने की वजह से, कि हमारे ऊपर क्षमता ही नहीं है, तो उसकी वजह से इतनी जाने जा रही है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिनारियो जो है निकल कर आता है कि बच्चों का क्या किया जाए। बच्चों का यहाँ पर देखभाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो स्टेट्स है उन्होंने यहाँ पर इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रोग्राम जो है वो निकालना चाहिए। ये वाला अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो द हिंदू में हमें देखने को मिलता है ये वाला एडिटोरियल, जिसमें यहाँ पर एडिटोरियल पेज, जिसमें हमें देखने को मिलता है ये वाला जो एडिटोरियल है, ये अनवारंटेड अरेस्ट। यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। देन ये अगर हम देखते हैं तो ये वाला एडिटोरियल जो है इस पर भी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं बिडेन पुश बटन, ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं निकल रहा है। यहाँ पर कोविड टोल जो है, कोविड के जितने केसेस है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रायोरिटाइजिंग द राइट टू लाइफ। देखिए राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी हमें आर्टिकल 21 जो है उसमें देखने को मिलता है। अब हर इंसान को जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार है तो अगर उससे कुछ चीज़ें छीन ली जाती है नेचर के द्वारा, मतलब समझ लीजिए कि अगर उसको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि सारी चीज़ें बंद है। ऐसे सिनारियों में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो मिलती रहे, जैसे कि खाना जो है, राशन जो है वो मिलता रहे। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, वही जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, वही सारी चीज़ इसमें बताई गई है। देन यहाँ पर ट्रिप्स वेवर के बारे में बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, और सेपरेट लेक्चर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर भी अवेलेबल है, तो वो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर मयूर मोगरे डाल सकते हो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देन यहाँ पर नो लर्निंग फ्रॉम स्पेनिश फ्लू, तो यहाँ पर स्पेनिश फ्लू क्या है उसके बारे में देखेंगे, एंड काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज के हमें एडिटोरियल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के एडिटोरियल्स पर नज़र डालते हैं और एक एक एडिटोरियल को कवर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है एन अनलवली विस्टा। अनलवली विस्टा की जब बात हो रही है तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसके तहत यहाँ पर जो हमारे जैसे पार्लियामेंट्रियन है ना, तो उनके बैठने की क्षमता यहाँ पर इंक्रीज़ करना, इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करना, सेक्रेटरीट को कनेक्ट करना, तो सभी चीज़ों को यहाँ पर जो टाइम वेस्ट होता है उसको यहाँ पर कम करना। टाइम वेस्ट आप सोचिए, एक पॉइंट उसमें ये भी है।
अब टाइम वेस्ट की जब बात होती है तो इतना जो पार्लियामेंट के वेल में जाके वू वू जो किया जाता है उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। खैर, तो ये बातें हो रही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब बात ये नहीं है कि ये बनाया जा रहा है, ठीक है, बनाओ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती ही है ना। हो सकता है कि बहुत सारे जो पार्लियामेंट्रियन है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनको जो आने को कंटाला आता है, त्रास आता है पार्लियामेंट में, वो अब इसकी वजह से एटलीस्ट तो भी आ सके। अब यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पर मतलब सैंक्शन किया, प्रपोज किया 2019 में, एंड 2022 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। अब प्रोजेक्ट जो है उसमें यहाँ पर ट्रेंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है नेक्स्ट टू एग्जिस्टिंग वन, जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एग्जिस्टिंग वन के बाजू में यहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पर रहना है। देन उसके बाद 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। अब देखिए, गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि क्यों बनाया जा रहा है, मतलब क्योंकि काफ़ी करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं, तो क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि करंट डिमांड जो है वो यहाँ पर मीट नहीं हो पाती है ना। कि मतलब यार पार्लियामेंट्रियन जो है उनकी करंट डिमांड मीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत हो गया है अभी, मतलब पैसे भी बढ़ गए हैं, बहुत करप्शन बढ़ गया है, तो डिमांड्स मीट नहीं हो पा रही है। ऑफिसेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो और डिफरेंट लोकेशंस पे स्प्रेडेड है ना, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है। अननेसेसरी ट्रैवल होता है जिसकी वजह से कंजेशन, पोल्यूशन ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पोल्यूशन होता है, ओके, मतलब अगर कहीं पर भी इनकी गाड़ियाँ निकल रही है तो पूरा काफिला निकलता है, मतलब समझ लीजिए कम से कम 10 गाड़ियाँ जो है वो तो निकलती ही है, कहीं पर भी जाना है। तो ये जो है ये इनको कम करना है। देन मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है वो आउटलिव्ड हो चुकी है, उनकी स्ट्रक्चर लाइफ जो है वो जी चुकी है। तो अब यहाँ पर नई जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। फैक्ट्स क्या है। पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग जो है डिज़ाइन किया गया बाय बोथ ल्यूटिन्स एंड बेकर, तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राष्ट्रपति भवन जो है डिज़ाइन किया गया बाय एडविन, एंड सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पर बेकर के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है प्रीलिम्स में, और अगर हम देखें तो बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जो बात निकल रही है वो ये है बेसिकली कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 608 करोड़ है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का, जो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ब्लॉक जो है इंडिया गेट वहाँ पर स्प्रेडेड है। कंस्ट्रक्शन जो है इसका वो डिक्लेयर किया गया है एसेंशियल सर्विस। आप समझ रहे हो, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको एसेंशियल सर्विस में डाला गया है कि मतलब कोविड हो, कुछ भी हो, इसका काम रुकना नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर टाइम आया इसके लिए फंड्स अगर कम पड़े तो हो सकता है कि जो पीएम केयर्स फंड है उसमें से इसको निकाल के फंडिंग जो है वो ना दी जाए, बस इतना ही बचा है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इंडिया जो है वो यहाँ पर सफ़र कर रहा है एट प्रेजेंट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, शॉर्टेज ऑफ बेड्स, है ना, ये सब हो रहा है। तो अब ऐसे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार करना, क्योंकि ठीक है बनाना चाहिए, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो अभी ज़रूरत है पैसों की यहाँ पर कंट्री को, कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो यहाँ पर हम मोबिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेड जो है वो हम मोबिलाइज करें, है ना। तो ये यहाँ पर ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज इसको के ये एसेंशियल इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो दाव पर लगी हुई है ना। वैसे भी वहाँ पर जो सेंट्रल बन जाएगा उसके बाद भी कितना काम होगा वो तो भगवान ही जानते हैं। देन उसके बाद सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर 2022 गाइड डेडलाइन जो है वो यहाँ पर मिस नहीं करना चाहता है, पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी जो डेडलाइंस होती है जैसे कि डबलिंग द फार्मर इनकम टिल 2022, वो अभी तक हवा में चल रहा है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, जिसको एड्रेस करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अनवारंटेड अरेस्ट। तो इसमें अगेन यहाँ पर सेडिशन जो है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि सेडिशन के द्वारा यहाँ पर अरेस्ट जो है वो किया गया है। अब इसमें सेडिशन हालांकि हमने कवर किया हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पर हम एक रिवीजन जो है उसके तौर पर देख लेंगे, एंड आपके लिए क्वेश्चन भी है, प्लस उसी के साथ साथ हमें और एक सेक्शन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब क्या है सेडिशन, क्या होता है। तो इसमें हमने देखा हुआ है कि ये क्रिमिनल एक्ट है, जो स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी जो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर रिवोल्ट करना क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। इसमें जनरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रीजन या फिर डिफेमेशन जो होता है गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
अब अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसी प्लॉटिंग कर रहे हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए किसी वायलेंस के ज़रिए, किसी फोर्स के ज़रिए, हार्म के ज़रिए, किसी आप अथॉरिटी जो है, फिगर जो है गवर्नमेंट की, उसको अगर आप मारते हो तो वहाँ पर सिडिशन जो है वो आपके अगेंस्ट में लग जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आप जो एक्शन कर रहे हो, मतलब वायलेंस अगर आप कर रहे हो तो वो आपका एक्शन हो गया, तो ये तो 100% इन्वॉल्व रहने वाला है। उसी के साथ अगर वर्ड्स, आपकी किसी वर्ड की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, आपके बोलने की वजह से अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो वो भी सेडिशन में आता है। अगर आप प्रिंट में कुछ लिख रहे हो तो उसकी वजह से भी आता है ना। मतलब जो भी आप लिख रहे हो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने के लिए जो चीज़ें हैं वो प्रमोट की जाएगी, इनकरेज की जाएगी, तो वो यहाँ पर सेडिशन जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर सेडिशन लॉज जो है इंडिया में, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इतने सारे सेडिशन लॉज देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड है 1860 का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, सेडिशन मीटिंग्स एक्ट है 1911 का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यूएपीए जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। तो इतने सारे लॉज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब सेक्शन 124A अगर हम देखते हैं आईपीसी का, देखिए एक मैं कोई तो भी मॉक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें क्या होता है, उसमें अक्सर सेडिशन के बारे में जब पूछा गया था, उसमें वो जो मतलब बताने वाला है, जवाब बताने वाला है, उसको कन्फ्यूजन हो गया था आईपीसी सीआरपीसी किसका है पार्ट, है ना। तो यहाँ पर सेक्शन 124 अगर हम देखते हैं, आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, आईपीसी है सीआरपीसी है, आईपीसी सीआरपीसी में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये ड्राफ्ट किया गया थॉमस मकॉले के द्वारा, इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट 1870s में। क्यों किया गया है? क्योंकि उस टाइम पर जो सरकार है, जो ब्रिटिशर्स है, उनके अगेंस्ट में जो गतिविधियां है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी, उसके वजह से यहाँ पर ये लाया गया था। बेसिकली जो वहाबी मूवमेंट है, एक्टिविटीज़ है 63 से लेकर 70, वो यहाँ पर उसको जो इंक्रीज़ हो रहा था उसे डील करने के लिए सेडिशन जो है वो लाया गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये लीड किया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, है ना। सेंट्रल जो था वो अराउंड पटना हमें देखने को मिल रहा था। ये यहाँ पर हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उसको यहाँ पर कम करने के लिए लाया गया था। पनिशमेंट जो है यहाँ पर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, फाइन, इम्प्रिजन फॉर 3 years एंड फाइन, ये दो देखने को मिलता है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, उनको यहाँ पर चार्ज किया गया था सेडिशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में क्या है, फेवर में क्या है। हालांकि हमने ये कवर किया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट, इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट, आपको सारे पॉइंट बताने हैं। हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है इस चीज़ को, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 153A हमें एक एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। सेक्शन 153A क्या है, तो यहाँ पर जो एनमिटी है, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और ग्राउंड, यहाँ पर रिलीजन बोलिए, रेस बोलिए, प्लेस ऑफ बर्थ बोलिए, रेसिडेंस बोलिए, लैंग्वेज बोलिए, इसके बेसिस पर अगर आप यहाँ पर जो एनमिटी है वो प्रमोट कर रहे हो तो यहाँ पर आप पर ये वाला सेक्शन लगता है। इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 years तक एक्सटेंड की जाएगी, फाइन रहेगी, या दोनों ही आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है सेक्शन 153A के तहत। क्लियर है? तो ये भी आपको सेक्शन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं अवॉइडिंग ब्रेकडाउन। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 7 महीनों बाद, वैसे तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 7 महीनों के बाद जीएसटी काउंसिल जो है वो अब यहाँ पर मिलने वाली है। मई 28 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है। अब यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल है इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो जीएसटी काउंसिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। 3 तरह की बॉडीज आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब संवैधानिक बॉडी, आर्टिकल में जिक्र है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक्ट के थ्रू बनाई गई है। एंड नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी, नीति आयोग जैसा हमें देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू लाई गई है ना। अंडर आर्टिकल 279A इस आर्टिकल के तहत देखने को मिलती है। अब ये जीएसटी लाया गया 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब यहाँ पर इसको चेयर कौन करता है, काउंसिल को चेयर कौन करता है, तो काउंसिल को चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। बाकी मेंबर्स अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल दी स्टेट्स। इसको फेडरल बॉडी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टेट जो है वो भी है। फेडरलिज्म हमारे यहाँ पर है क्योंकि सेंटर एंड स्टेट यहाँ पर दोनों के पास पावर है ना। ये पावर कैसे दिखाई देती है, हमारे यहाँ पर जो 7th शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। अब उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो लॉज बना सकती है, मतलब स्टेट्स को भी लॉज बनाने की पावर है।
है ना, सब कुछ सेंटर के हाथ में नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे टाइम पर जो सेंटर है, जो यूनियन है, वो स्ट्रांग हो जाता है, मतलब जहाँ पर स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है फिर केंद्र सरकार भी लॉज बना सकती है कोई कोई सर्कमस्टांसेस में, इसीलिए हमारे यहाँ पर क्वासी फेडरलिज्म जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में, जो डिसीजन लिया जाता है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, समझ रहे हो, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। अब यहाँ पर वेटेड वोट्स अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास 1/3 टोटल वोट्स होते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट अगर हम देखते हैं तो 2/3 जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड इकोनॉमिक सर्वे 17-18 के तहत यहाँ पर देखने को मिला जीएसटी काउंसिल जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टेक्नोलॉजी जो है उसका एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में जैसे यूपीएससी में 2020 में मेंस में पूछा गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसके रिगार्डिंग बताओ, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, है ना, कॉम्पिटिटिव मतलब वो होते हैं ना जो रैंक्स दिए जाते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स निकलती है, अलग अलग स्टेट्स को रैंक वाइज रखा जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलिए, तो ये सारी चीज़ें हमें कॉम्पिटिटिव इसमें देखने को मिलती है, कोऑपरेटिव इसमें हमें जीएसटी जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेनिश फ्लू के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए स्पेनिश फ्लू अगर हम देखते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये कॉज होता है बाय H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। कोई भी यूनिवर्सल कॉन्सेंसस नहीं है इसके रिगार्डिंग वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। स्पेन जो है वो अर्लीस्ट कंट्री थी, देखिए वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका काफ़ी ये हमें देखने को मिला। स्पेन जो है अर्लीस्ट कंट्री थी जहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया। अब क्या था कि स्पेन जो है वो न्यूट्रल हमें स्टांस में देखने को मिल रहा था वॉर में, तो इसलिए ऐसा था कि वहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है, जो भी छापा जा रहा है, जो भी प्रेस है उसके लिए नहीं था। तो प्रेस में क्या था, जो ज़्यादातर यहाँ से निकल रही थी चीज़ें, है ना, इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू जो है वो यहाँ पर नाम दिया गया। तो ये कैसे पड़ा ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब इसे लर्निंग अगर हम देखते हैं तो स्पेनिश फ्लू से क्या सीखा जाना चाहिए था, क्या सीखा जा सकता था, तो क्विक इनिशियल इमरजेंसी रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान जो है फटाफट जाती है, तो क्विकली हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। देन सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम देखें तो ये मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो वो सीखने के बावजूद हमने यहाँ पर जो पेंडेमिक आया है उसमें उसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया नहीं, या फिर हमने सीखा ही नहीं था। H1N1 वायरस अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जो स्वाइन फ्लू जो है वो कॉज करता है। स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पर कैरेक्टराइज किया जाता है बाय कफ, नेजल सिक्रेशन, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, हेडेक, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है क्योंकि नोन इन द पास्ट टू ऑकर पीपल जो पिग्स के विसिनिटी में रहते हैं, पिग्स के आसपास रहते हैं, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। वायरस जो है ट्रांसमिट होता है बाय शॉर्ट डिस्टेंस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर न्यूज़पेपर की जो छोटी छोटी न्यूज़ है एक बार नज़र डाल लेते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पे और देखते हैं क्या खास हमें न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो साइक्लोन है उसकी वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी बवाल हुआ, महाराष्ट्र में जान जो है वो भी गई है, 6 लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर साइक्लोन के रिगार्डिंग हमने कल ही यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो साइक्लोन है किस तरीके से फॉर्म होता है, यह अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है एंड अब ये गुजरात जो है वहाँ पर जा रहा है। तो जो भी गुजरात में रहते हैं आप प्लीज़ सावधान रहिए और अपना ध्यान रखिए, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब साइक्लोन यहाँ पर आपको 3 चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि साइक्लोन जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसमें किस तरीके से किया जाए, है ना। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो कोर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उसमें हमने साइक्लोन के रिगार्डिंग भी कवर किया है। तो क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स वहाँ पर ले सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसका सेकंड पेज जो है फ्रंट पेज पर, और अगर हम दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया ने इतने केसेस, फ्रेश केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अभी देखिए केसेस जो है कंपेरेटिवली अभी नीचे जा रहे हैं, है ना। तो ये हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि टेस्ट जो है टेस्ट हो रहे हैं ऐसा बोला जा रहा है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी कुछ भी खास न्यूज़ जो है देखने को नहीं मिल रही है बाकी फ्रंट पेज पर। देन उसके बाद अगर हम सेकंड पेज देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो नहीं है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो। देन उसके बाद रीजनल इस पर भी नहीं है, रीजनल कोई ये नहीं रहता है ना। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। एंड देन उसके बाद एडिटोरियल पेज जो है वही आ जाता है, एडिटोरियल पेज हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन उसके बाद अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस जो है ये अलर्ट पर है वही साइक्लोन के ऊपर। तो साइक्लोन यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ICMR जो है, ICMR ने यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी को ड्रॉप कर दिया है।
ठीक है। प्लाज्मा थेरापी यूज़ की जा रही थी कोविड पेशेंट्स को बचाने के लिए, कि अगर जो रिकवर्ड हो गया है उसका प्लाज्मा निकाल कर यहाँ पर जो काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट है उसके अंदर डालना, जिससे कि इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हो जाए, एंटीबॉडीज जो है वो आ जाए एंड देन वो रिकवर्ड हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मा है उसको ड्रॉप कर दिया गया है यहाँ पर रिकमेंडेड ट्रीटमेंट में से, जो गाइडलाइंस है कोविड-19 के लिए। अब देखिए यहाँ पर चेंज किया जाता है ना, ये गाइडलाइन वो गाइडलाइन जो एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आईसीएमआर ने किया, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है एंड देन आईसीएमआर क्या है ये भी आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की, तो यहाँ पर बाकी कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 अल बदर मिलिटेंट जो है उनको यहाँ पर मारा गया है श्रीनगर में। तो जो श्रीनगर में मिलिटेंसी है उसके रिगार्डिंग, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी हमने इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स में कवर किया हुआ है MM एकेडमी ऐप पर। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो बाकी कुछ यहाँ पर नहीं है। गाज़ा के बारे में बात किया जा रहा है, पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ये ऐसी यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, तो इसमें भी अगर आप देखोगे CBI एक्शन इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो यहाँ पर CBI जो है उनकी यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर बेसिकली आपको CBI के बारे में पता रहना चाहिए, बाकी न्यूज़ जो है वो आपको नहीं भी पता रहती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं, तो रामदेसी भी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर आगे किया गया है। यहाँ पर DRDO यहाँ पर ड्रग लॉन्च हुई है फॉर इमरजेंसी यूज़, ठीक है। फर्स्ट बैच जो है यहाँ पर थेरापी ड्रग यहाँ पर जो हमें देखने को मिला था 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, तो ये यहाँ पर डेवलप किया गया है डिफेंस DRDO के द्वारा, और इससे फ़ायदा जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए लाया गया है, जिससे फ़ायदा जो है वो मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे स्पुतनिक जो है वो यहाँ पर आ रही है, तो स्पुतनिक शोइंग इंटरेस्ट इन स्पुतनिक 5, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्पुतनिक बेसिकली अगर आप 2 है, जैसे अगर हम हमारे देखते हैं जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये सेम ही ड्रग दिए जाते हैं 2 बार, लेकिन स्पुतनिक अगर आप देखोगे तो अलग अलग ड्रग्स है, ठीक है। तो ये है। देन फॉरेन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चाइना स्टेप्स अप वैक्सीनेशन टू 14 मिलियन इन अ डे, तो चाइना भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर रहा है। देन इसराइल जो यहाँ पर हमें तबाही मची हुई देखने को मिल रही है, इसराइल में बोलिए जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पर बोलिए, हमास है ना, वो सारी चीज़ें अभी आए गए दिनों में आपने इसके बारे में कम्प्लीटली सुना ही होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस पेज की, तो बिजनेस पेज में भी अगर हम देखते हैं तो ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर WI इन्फ्लेशन जो है हिट्स हाई 10.5%, तो ये हो सकता है कि कल के एक्सलेंट सेक्शन में भी आ जाए। WPI इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ पर अलग अलग इन्फ्लेशन होते हैं, CPI इन्फ्लेशन है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो यहाँ पर हाई हमें देखने को मिल रहा है 10.5। अब देखिए यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है फ्यूल एंड पावर मोर देन डबल टू 20.94%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये कंसर्न का मुद्दा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब राइज हो रहा है इसका मतलब, और हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक कंसर्न का मुद्दा है। हम काफ़ी डिटेल में अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे, क्योंकि ये जल्दी ही हमारे एडिटोरियल में किसी न किसी एडिटोरियल में आएगा, तो उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो न्यूज़ होती है ना, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। कुछ फैक्चुअल न्यूज़ है कि यहाँ पर ये किया गया, उस वहाँ पर वो किया गया, तो बात अलग है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी न्यूज़ जो एडिटोरियल में आई जाती है, जो बड़ी न्यूज़ होती है, इससे एडिटोरियल में कवर हो ही जाता है। इसलिए इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें छोड़कर बाकी कुछ भी इसमें टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, MM एकेडमी डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।